नमस्कार। मानव रोगों के अंतर्गत आज इस लेक्चर में बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग और कवक जनित रोग। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कौन कौन से रोग बैक्टीरिया द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं और कौन कौन से रोग वायरस के द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए तो शुरू करते हैं। ये एक छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोग नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मानव शरीर में उन रोगों की बात करेंगे जो प्रोटोजोआ जनित हैं। देखिएगा प्रोटोजोआ भी एक छोटा सूक्ष्म जीव होता है, जैसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वैसे प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ द्वारा कुछ विशेष रोग मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहला है मलेरिया, दूसरा कालाजार, तीसरा पेचिश, चौथा पायरिया, पांचवा निद्रा रोग। इसके अलावा कवक जिसे हम फंगाई या फंजाई कहते हैं, कवक या इसे हिंदी में फफूंद कहते हैं, इसके द्वारा भी कई सारे रोग मानव शरीर में होते हैं, जैसे एथलीट फुट, गंजापन, दमा, अस्थमा और दाग। इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। पहला रोग है मलेरिया। नॉर्मली आप देखते होंगे मलेरिया हम अक्सर सुनते रहते हैं, हमारे आसपास किसी न किसी लोगों को अक्सर होता रहता है, क्योंकि मच्छरों की वजह से ये रोग फैलता है और जिस जगह गंदगी होती है, मच्छर पनपते हैं तो वहाँ मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मलेरिया जिस प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मलेरिया रोग, चूँकि डेंगू और चिकनगुनिया हमने देखे वो वायरस से हो रहे थे, मलेरिया भी बिल्कुल मिलता जुलता है क्योंकि उसमें भी फीवर आता है, यहाँ भी फीवर आता है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि जब मलेरिया के बारे में पूछा जाता है तो हम गलती से क्या करते हैं, या तो उसे बैक्टीरिया से लगा देते हैं कि ये बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है। लेकिन याद रखिएगा मलेरिया लगभग मिलता जुलता ही है। जैसे लक्षण आपको डेंगू में और चिकनगुनिया में देखने को मिलते हैं, नॉर्मली फीवर ही आता है, उसी तरह का आपको फीवर आएगा मलेरिया में। लेकिन मलेरिया का जो रीज़न है वो एक प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अब मलेरिया कैसे होता है तो आपको सबको पता है, मच्छरों की वजह से होता है। तो कौन सा मच्छर होता है? मादा एनाफिलीज। याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो मलेरिया के प्रोटोजोआ को अर्थात प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करती है, कौन उसकी वाहक है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया की खोज सबसे पहले किसने की? रोनाल्ड रॉस ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने कई बार सुना भी होगा, मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग इससे परिचित होंगे। रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे और चिकित्सा क्षेत्र में काम करते थे। सबसे पहले उन्होंने मलेरिया के संबंध में खोज की और इसके लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा मलेरिया में होता क्या है, बहुत तेज फीवर आता है। इसके अलावा क्या होता है? लीवर और प्लीहा, यकृत और प्लीहा, यकृत लीवर से कहते हैं, मैंने बताया था, राइट हैंड पे होता है आपके। तो मलेरिया के दौरान पहली चीज़ क्या होती है? फीवर तो आता है ही, लेकिन कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो पहला आपका लीवर प्रभावित होता है और दूसरा आपका प्लीहा। प्लीहा को देखो मैंने इंग्लिश में स्प्लीन और तिल्ली लिखा है, आप ध्यान रखिएगा। हम लोग पैर के एक भाग को भी तिल्ली कहते हैं, ये वो तिल्ली नहीं होती। ये जो तिल्ली की बात हो रही है इसको मैं प्लीहा कह रहा हूँ, ये बॉडी में यहाँ होती है। जब मैं आपको कोर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो सारे मैं आपको फिर ह्यूमन बॉडी के पार्ट दिखाया करूँगा, क्योंकि यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आप प्लीहा देख रहे हैं, चलिए मैं यहाँ एक फ़ोटो लगा देता हूँ जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये प्लीहा है। तो याद रखिएगा इस मलेरिया से लीवर और प्लीहा प्रभावित होते हैं और बॉडी में आरबीसी बहुत तेज़ी से नष्ट होने लगते हैं। हमारे रक्त में जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से नष्ट होने लगते हैं। मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन और क्लोरोक्विन, है ना, कुनैन और क्लोरोक्विन। आपने सुना होगा कि एक दवा का बड़ा एक नाम सुना होगा आपने कोरोना के समय के लिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन एक बेस होता है। तो याद रखिएगा उपचार के लिए कुनैन बहुत कड़वी होती है और आपको पता होना चाहिए सिनकोना नामक पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। और क्लोरोक्विन, ये दो दवाइयाँ बहुत मशहूर हैं जो कॉमनली यूज की जाती है मलेरिया के लिए। इसके अलावा एक औषधि और है, इसका नाम है आर्टीथर। कुछ नई परीक्षाओं में भी हाल में इस दवा के बारे में पूछा गया है कि मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि बहुत कारगर है। ट्रेडिशनली लोग कुनैन और क्लोरोक्विन याद रखते हैं, लेकिन अभी हाल की परीक्षाओं में आर्टीथर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा मलेरिया प्रोटोजोआ कौन सा? प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को कौन कैरी करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया के बारे में सबसे पहले बताया किसने? रोनाल्ड रॉस ने। 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला चिकित्सा का। यकृत और प्लीहा को ये प्रभावित करता है और बॉडी में आरबीसी तेजी से नष्ट होने लगते हैं। इसके उपचार के लिए कुनैन और क्लोरोक्विन दवाएं दी जाती हैं और एक नई दवा इसमें शामिल है आर्टीथर। तो याद रखिएगा मलेरिया के बारे में सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका रोग है कालाजार।
काला जार में क्या होता है आपका, बहुत तेज बुखार आता है, एक फीवर ही आता है बुरी तरह से, और फीवर में पीलिया हो जाता है। काला जार में फीवर आता है और फीवर में क्या होता है आपका पीलिया हो जाता है, यानी कि लीवर इफेक्टेड हो जाता है। और लीवर क्या करता है, पीलिया में ज़्यादा पित्त रस का उत्पादन करने लगता है। तो कालाजार किस प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलता है, लीशमैनिया के माध्यम से। याद रखिएगा कालाजार का रीजन कौन सा प्रोटोजोआ है, लीशमैनिया। इस कालाजार को फैलाने वाली मक्खी का नाम है बालू मक्खी। एक बालू मक्खी होती है, तो ये इसको फैलाती है। कालाजार में तेज बुखार और पीलिया हो जाता है। याद रखिए, कालाजार से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला रोग है आपका पेचिश, जिसे डिसेंट्री कहते हैं, आप जानती हैं। इसमें लोगों को दस्त शुरू हो जाते हैं बहुत तेज़ी से, बॉडी का बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेशन होता है, और अत्यधिक ये ज़्यादा रोग बढ़ जाए तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो पेचिश जिस प्रोटोजोआ की मदद से की वजह से होता है उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखिएगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये नाम है इस प्रोटोजोआ का, जो किसकी वजह है, पेचिश की वजह है। किसकी वजह फैलता है, ये अशुद्ध जल के द्वारा। अगर आप गंदा संदा पानी पी लें उसकी वजह से आपको पेचिश हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको लूज मोशंस हो जाते हैं। तो आपने तीसरा रोग देखा पेचिश। चौथे रोग की बात करें पायरिया, तो आप देखते हैं आपके आसपास के लोग, आपने कई दफ़ा देखा होगा, बहुत से लोग तंबाकू का मंजन करते हैं, है ना। मेरे ख्याल से फ़ोटो छाप करके कुछ आता है, और मैंने कई लोगों को देखा है वो तंबाकू वाला मंजन करते हैं। और वो मंजन ही इतना खतरनाक है कि अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं और आपने उस मंजन को, है ना, एक दंत मंजन आता है, उसको आपने सूंघ भी लिया ना, तो समझ लो कि आपको चक्कर आ जाएंगे, इतना तेज़ होता है। लेकिन वो चूँकि पायरिया में बहुत अच्छा काम करता है। मैंने लोगों से सुना है जिनको पायरिया होता है, और उनसे मैंने एक दो बार बात की है कि आप इतने खतरनाक मंजन को क्यों करते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं भी करती हैं, तो उनका ये कहना था कि ये चूँकि पायरिया में आपके मुंह से बहुत दुर्गंध आती है, तो लोग आपको आसानी से अपने पास नहीं बिठाते। आप खुद सोचिएगा कि आपके पास कोई बंदा बैठा हो, उसके मुंह से दुर्गंध आ रही हो, तो आप उसके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो आसानी से ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। तो ये इसमें बताया जाता है जो तंबाकू वाला मंजन है वो काफ़ी कारगर होता है। अब पता नहीं कितना कारगर है। तो पायरिया किस वजह से होता है, इस प्रोटोजोआ का नाम है एंटमीबा जिंजीवैलिस। याद रखिएगा, एंटमीबा जिंजीवैलिस। जैसे पेचिस के लिए जिम्मेदार था एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वैसे ही पायरिया की जिम्मेदार है एंटमीबा जिंजीवैलिस। मुंह से भयानक दुर्गंध आती है। याद रखिएगा, मुंह से भयानक दुर्गंध आती है इसमें। इसके अलावा हमें करना क्या होता है, पायरिया में नियमित अंतराल पर हमें हर 2-2, 3-3 घंटे बाद हमें दांत साफ करने होते हैं। हम कुछ खाएं तो तुरंत हमें दांत साफ करने होते हैं, वरना दुर्गंध इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस व्यक्ति के पास बैठ नहीं सकते। इसके अलावा निद्रा रोग, स्लीप एनपिया कहते हैं, इसको कहते हैं स्लीप एनपिया। तो स्लीप एनपिया में प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपैनोसोमा। और किसकी वजह से होता है, सीसी मक्खी। एक मक्खी होती है जिसे हम सीसी मक्खी कहते हैं, वह मक्खी इस प्रोटोजोआ को कैरी करती है, जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, निद्रा रोग। इसमें होता क्या है कि तेज तो बुखार आता है और नींद में आपके श्वसन प्रभावित होता है। आप जब सो रहे होते हैं तो आपकी श्वसन क्रिया बार बार रुकने लगती है और तेज बुखार आता है। तो ये आपके 5 रोग थे जो किसकी वजह से हो रहे हैं, प्रोटोजोआ की वजह से हो रहे हैं। आइए बात करते हैं कवक जनित रोग। कवक में सबसे पहला रोग है एथलीट फुट। याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ चित्र दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जिनके पैरों में एथलीट फुट हो जाता है। असल में पैरों की उंगलियों के बीचों में घाव हो जाते हैं। तो जिस कवक की वजह से ये होता है उसे कहते हैं ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक की वजह से ये बीमारी होती है, एथलीट फुट। इसमें क्या होती है, त्वचा में जलन होती है, और पैरों में क्या होती है, पैरों की जो पंजों में उंगलियां होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनमें घाव हो जाते हैं और बहुत खुजली होती है। अगली बीमारी है आपकी गंजापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाल्डनेस। याद रखिएगा, गंजापन की वजह कवक होता है। तो कवक आपके बालों की जड़ों में जाता है और उनकी जड़ों को नष्ट कर देता है, उनकी ग्रंथियों को नष्ट कर देता है। तो जो कवक होता है उसका नाम है टीनिया कैपिटिस। याद रखिएगा, गंजापन के लिए जिम्मेदार कवक कौन सा है आपका, टीनिया कैपिटिस है। अब देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कुछ लोगों के बाल झड़ रहे होते हैं, तो लोगों को दही लगाने की सलाह दी जाती है। आप देखो, दही, आप में से बहुत से लोग दही लगाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। देखिएगा, बालों की जो समस्याएं हैं उनके लिए ज़्यादातर ये कवक जिम्मेदार है, ये फफूंद जिम्मेदार है, जिसे आप फंजाई या फंगाई कहते हैं। अब आप बालों में दही लगाएंगे तो क्या होगा, बालों में जब दही लगाएंगे, दही में बहुत मात्रा में बैक्टीरिया होता है, आप जानते हैं, अत्यधिक बैक्टीरिया होता है उसमें। और जब बालों में आप दही लगाएंगे तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, कवक को खा जाता है।
जो कवक आपके बालों की जड़ों में मौजूद है, वो दही जब आप लगाएंगे, उसकी मालिश करेंगे, तो वो जो उसमें बैक्टीरिया है वो उस कवक को खा के नष्ट कर दे, ख़त्म कर देगा, तो आपके बाल बच जाएंगे। तो दही लगाने के पीछे रीज़न यही है। अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो आप दही ज़रूर लगाएं, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, क्योंकि इससे कवक नष्ट हो जाता है। तो जो कवक गंजापन देता है उसका नाम है टीनिया कैपिटिस। यह कवक सर के बालों की ग्रंथियां नष्ट कर देता है। जो सर के बालों की ग्रंथियां हैं उनको नष्ट कर देता है और फिर वहाँ बाल आना बंद हो जाते हैं और व्यक्ति गंजा हो जाता है। अगली बीमारी है दमा या अस्थमा। दमा या अस्थमा आप जानते ही हैं, चुलबुल पांडे दबंग आपने देखी होगी, उसमें उसकी माँ को अस्थमा ही था। तो कवक जिसका नाम है एस्पारजिलस फ्यूमिगेट्स, मैं मूवी के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आपको याद आ जाए। और छेदी सिंह उसकी पंप ले गया था, आपको याद होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल से याद रहते हैं। तो कवक जिसका नाम, जिसकी वजह से दमा या अस्थमा होता है, एस्पारजिलस फ्यूमिगेट्स। होता क्या है, यह कवक फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों में जो श्वास नली की छोटी छोटी नलियां होती हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना, नाक से सांस ली और सांस जब अंदर जाती है तो हवा बहुत छोटे छोटे पाइप के थ्रू फेफड़ों में चली जाती है। अब जो छोटे छोटे पाइप होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको जब श्वसन पढ़ाऊंगा कोर बायोलॉजी में तब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको। तो छोटे छोटे पाइप सिकुड़ जाते हैं। अब मान लीजिए कि अंदर बहुत सारे पाइप के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, उसमें से आधे पाइप सिकुड़ गए, तो आपको बार बार सांस लेनी पड़ेगी जिससे कि आपकी ऑक्सीजन पूरी पहुंच जाए। इसीलिए आपने देखा होगा दमा या अस्थमा का पेशेंट क्या होता है, बहुत तेज़ी से सांस लेता है। तो जिसकी वजह से, जिस कवक की वजह से दमा या अस्थमा हो रहा है, उसका नाम है एस्पारजिलस फ्यूमिगेट्स। यह कवक फेफड़ों की सूक्ष्म नलिकाओं में सिकुड़न ला देता है। फेफड़ों की जो नलिकाएं हैं उनमें सिकुड़न ला देता है, इसी वजह से सांस पूरी नहीं पहुंच पाती, तो दमा का पेशेंट बार बार सांस लेता है। अगली बीमारी दाद। आप देख रहे हैं इस समय सभी लोगों को लगभग मान के चलिए 50% लोगों को दाद इत्यादि हो जाता है और बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। दाद जिसकी वजह से होता है उसका नाम है ट्राइकोफाइटोन। ये वही है एथलीट फुट वाला, है ना। तो दाद जो है कवक वही है ट्राइकोफाइटोन। इसमें थोड़ा अंतर क्या होता है कि त्वचा पर लाल व गोल चकत्ते पड़ जाते हैं। आपको देखा होगा लाल और गोल चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके लिए हम कोई भी एंटी फंगल औषधि ले सकते हैं। और घरेलू उपचार अगर देखा जाए तो मोम, कपूर और गोले का तेल, ये मेरी सलाह है सिर्फ, चूँकि मैंने देखा है कई लोगों को कि गोले के तेल में अगर आप कपूर मिला के इसको लगाते हैं तो काफ़ी राहत मिलती है। तो आपने देखा कवक जनित रोग, एथलीट फुट, गंजापन, दमा या अस्थमा और दांत। बाकी के आपने देखे प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, पायरिया, निद्रा रोग। आशा करता हूँ सब आपको समझ में आया होगा। इसके अगले लेक्चर में असंक्रामक रोगों की बात करेंगे, जिसमें कुछ हीनताजन्य रोगों की बात करेंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा या विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होंगे। इसके अलावा बात करेंगे हृदय रोगों की बात करेंगे, कैंसर इत्यादि की बात करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।